अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर तजम्मुल है और मैं इंशाल्लाह आपको एमएससी पार्ट 1 में थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बताता चलूँ आपके सब्जेक्ट के हवाले से। थर्मोडायनामिक्स जो हम पढ़ेंगे ये बेसिकली 2 तरह की होगी। एक क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है और दूसरी जो है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जो थर्मोडायनामिक्स है वो वही है जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए हैं, जिसमें आप एंट्रोपी, सिंपल एंट्रोपी क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स लॉज जो हैं वो आप देखते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इस तरह की जो हीट और प्रोसेसेस जो डिफरेंट होते हैं उनके मतलब थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। और जो दूसरी तरह की थर्मोडायनामिक्स है आपकी, वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इज बिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो अभी तक आपका इससे कोई वाबस्तगी नहीं रही, आपका इससे अभी तक वास्ता नहीं पड़ा। तो ये एक नया सब्जेक्ट है, एक नया टॉपिक है, नया एस्पेक्ट है थर्मोडायनामिक्स है जो आपके लिए डिफरेंट होगा। वो हम देखेंगे। तो चूँकि ये शुरुआत है, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आसान रहें समझने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है उसको बाद में करेंगे, और जो सिंपल केमिकल थर्मोडायनामिक्स है या जिसको क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, उससे अभी हम स्टार्ट लेंगे। तो उसमें उससे शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कि कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं थर्मोडायनामिक्स की, वो उनको हम रिकॉल कर लें ताकि आगे चल कर चीज़ों को समझने में जो डिटेल चीज़ें हैं या जो एडवांस चीज़ें हैं उनको समझने में आसानी हो। तो विद डिस्कशन, आज की जो डिस्कशन होगी हमारी वो जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है या केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, उसके शुरू करने से पहले जो मुख्तलिफ टर्म्स थर्मोडायनामिक्स में इस्तेमाल होंगी उनके बारे में हम देखेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे, जस्ट रिकॉल करेंगे ताकि चीज़ें दोबारा अच्छे तरीके से शुरू कर सकें। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स क्या है? You may find a lot of kind of definitions of thermodynamics. केमिस्ट्री के लोग थर्मोडायनामिक्स को बिट डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हैं, फिजिक्स के लोग थर्मोडायनामिक्स को कुछ डिफरेंट अंदाज में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमने अपनी जो हमें जिस हिसाब से हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे उस हिसाब से एक दो डेफिनेशंस हैं। The branch of science that deals with energy levels and the transfer of energy between system and between different states of matter. ये एक बड़ी ही जनरल काइंड ऑफ डेफिनेशन है, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मुख्तलिफ अंदाज में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको जो हम पढ़ते हैं वो थर्मोडायनामिक्स है। अगर थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली हों, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द relation between heat and other forms of energy such as mechanical, electric and chemical energy, and by extension of the relationships between all of forms of energy. तो ये फिजिकल साइंसेस के हवाले से अगर हम थोड़ा स्पेसिफाई हो जाए तो जो थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन वो ये है, जिसमें हम एनर्जी और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी और वर्क जो है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं। इसी तरह स्टेट या स्टेट फंक्शन अक्सर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। स्टेट क्या है, स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? स्टेट क्या है? रेफर टू द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम। द स्टेट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन वेरिएबल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। किसी भी चीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है, आपको पता है कि जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, वो अपनी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है टेम्परेचर के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से, वॉल्यूम के चेंज करने से, कंपोजिशन के चेंज करने से। तो लिहाजा एक खास टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन पे जो उसकी
प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी वो खास करेक्टरिस्टिक है, उसको हम उसकी स्टेट बोलते हैं। State variables specifically refer to a change in inherent if an action proceed because of a change in state. State variables are either extensive or intrinsic. Extensive variables which are proportional to the quantity of matter, such as volume. Extensive variables हैं which are क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का जो है वो चेंज हो सकता है रिमेनिंग ऑन द सेम स्टेट। इसी तरह इंट्रिंसिक वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी that instead describe whole systems such as density, temperature and concentration. जैसे आपके पास अगर लेट्स सपोज वाटर है, तो वाटर का अगर आप स्टेट बताते हैं, लाइक उसका टेम्परेचर बताते हैं, डेंसिटी बताते हैं, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि हमारे पास वाटर कितना है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा या कम किया जा सकता है उसकी उसकी अमाउंट को चेंज किए बगैर। इसी ये इंट्रिंसिक वेरिएबल्स होते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल दैट आर द एक्सटेंसिव वंस। सिस्टम क्या है? सिस्टम हम अक्सर देखते हैं दो टर्म्स जो पैरेलल यूज होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक सिस्टम है और दूसरा सराउंडिंग्स है। आम तौर पर सिस्टम और सराउंडिंग्स दो टर्म्स इस तरह यूज की जाती हैं कि आप हम जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ होती है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अब वो जो सिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट मटेरियल नहीं होता। आप उस सिस्टम, जैसे हम अभी स्टेट की बात कर रहे थे, तो उस सिस्टम के जो स्टेट्स हैं वो चेंज करने से उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। ना सिर्फ उनके चेंज करने से बल्कि उनके सिस्टम के अलावा जो चीज़ें हैं इर्द-गिर्द में एनवायरनमेंट में हैं, उनकी भी उनक उन 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 उनके चेंज होने से भी सिस्टम अफ़ेक्ट होता है। तो लिहाज़ा सिस्टम इटसेल्फ जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता जब तक हम उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी ध्यान में ना रखें, उनको भी देखें ना। तो लिहाजा जो दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सिस्टम एंड सराउंडिंग है। सिस्टम वो चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और सराउंडिंग वो तमाम चीज़ें जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, जिसका हमें डायरेक्टली कोई ताल्लुक जिनका डायरेक्टली हम हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके चेंज होने से सिस्टम पे एक बहुत गहरा असर पड़ता है। तो वो जो चीज़ें हैं फिर हम उनको एक ख़ास टर्म देते हैं सराउंडिंग। तो सिर्फ सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं होता, सराउंडिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें, किसी सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करें। तो इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं सिस्टम क्या है? सिस्टम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन। जो आप जिस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से वो इस चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली सिस्टम। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स बाय इट्स बाउंड्रीज़। और सिस्टम जो है इसको हम डिफाइन करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं कि ये यहाँ-यहाँ तक जो हिस्सा है ये हमारा सिस्टम है। यानी कि इनके इनके चेंज होने से हमारा सिस्टम डायरेक्टली चेंज होता है या इनके जो पैरामीटर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए सिस्टम की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो लिहाजा फिर हम बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं किसी सिस्टम की उस सिस्टम के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो जो बाउंड्रीज होती हैं वो बाउंड्रीज बेसिकली 3 तरह की होती हैं। वो बाउंड्रीज 3 तरह की होती हैं और वो बाउंड्रीज 3 तरह होने की वजह से हम कह देते हैं कि जो सिस्टम है हमारा वो 3 तरह का होता है। अब सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से 2 पैरामीटर की वजह से बड़ा डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। एक मैटर की वजह से और दूसरा एनर्जी की वजह से। तो यूँ जो बाउंड्रीज़ मैटर या एनर्जी को कैसे डील करती हैं, इसकी बेस पे हम बाउंड्रीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और सिस्टम को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ओपन सिस्टम व्हेन मैटर कैन क्रॉस द बाउंड्री
जब यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पे मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। और अगर किसी जगह पे एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इसका मतलब है वहाँ पे मैटर भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो लिहाज़ा ओपन सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन मैटर कैन क्रॉस द बाउंड्री, इसका मतलब ये है कि व्हेन मैटर एंड एनर्जी बोथ कैन क्रॉस द बाउंड्री, क्योंकि अगर मैटर ट्रांसफर क्रॉस कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है उस सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में, तो डेफिनेटली एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। तो लिहाजा ओपन सिस्टम के लिए सिर्फ इतना कहना भी ठीक है व्हेन मैटर कैन क्रॉस द बाउंड्री, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अगर मैटर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। सो इट्स मीन मैटर एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या है, व्हेन मैटर कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, इसमें मैटर क्रॉस ना कर सके, लेकिन ये ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो लिहाजा क्लोज सिस्टम को अगर हम अच्छे तरीके से डिटेल से कंप्रिहेंसिव में डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं अ सिस्टम वेयर मैटर कैन नॉट ट्रांसफर बट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। So closed system are those system in which only energy can transfer, matter cannot transfer between system and surrounding. Isolated, that is totally isolated, totally sealed, जो कि इसकी बाउंड्रीज जो है वैसी होती हैं जो ना कि मैटर को अलाउ करती हैं ना एनर्जी को अलाउ करती हैं ट्रांसफर करने के लिए। सो बाउंड्री सील्स मैटर एंड हीट फ्रॉम एक्सचेंज विद अनदर सिस्टम। In other words, isolated system is that system in which no energy, no matter can transfer between system and surrounding. So ये तीन नीचे छोटी छोटी डायग्राम बनाई गई हुई है, ऊपर वाले तीनों सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत समझने के लिए। अच्छा, अब क्या होता है सिस्टम, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम के कोई सिस्टम पे कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं, कोई खास प्रोसेस से हम करते हैं जिससे उस सिस्टम में चेंज नजर आता है। अब वो जो प्रोसेस है वो कई तरह का हो सकता है, जैसे एडियाबैटिक है, आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल है, ठीक, आइसोचोरिक है। ये मैंने वैसे ही कुछ 2-3 लिख दिए हैं। इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। Adiabatic process is a process in which no energy can transfer from system to surrounding and surrounding to system। यानी कि अगर किसी सिस्टम में कोई चेंज आया है, कोई प्रोसेस हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा हो कि उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान किसी किस्म का कोई एनर्जी में चेंज नहीं आया। उस सिस्टम में कोई चेंज आया है, प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस बेसिकली चेंज इन द सिस्टम, some change in the system is basically a process। So if that change take place in the way that there is no exchange of heat take place between system and surrounding, that kind of process or change is known as the adiabatic process। इसी तरह आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है या ऐसा चेंज सिस्टम में जिसमें चेंज तो सिस्टम में आए लेकिन किसी किस्म का प्रेशर में चेंज ना हो, सिस्टम के वॉल्यूम में प्रेशर चेंज में चेंज ना आए, इस किस्म के चेंज को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। लेकिन ऐसे प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज मुमकिन हो सकता है। इसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस दैट काइंड ऑफ प्रोसेस in which temperature remains constant during the whole process of the system। यानी कि किसी सिस्टम में चेंज आए लेकिन वो चेंज ऐसा हो कि उस सिस्टम के टेम्परेचर में किसी तौर पे कोई चेंज ना आए, चाहे एनर्जी उस सिस्टम को मिली है या नहीं मिली। आमतौर पर होता ये है कि हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं और वो सिस्टम उस एनर्जी को इस तरह यूटिलाइज करता है कि अपने अंदर वो टेम्परेचर में चेंज नहीं लाने देता। तो लिहाजा इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। इसी तरह आइसोटोनिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वॉल्यूम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, देयर चेंज इन सिस्टम विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, सो दैट चेंज दैट प्रोसेस इज नोन एज अ आइसोटोनिक। तो यूं ये 3-4 तरह के प्रोसेस हैं, एडियाबैटिक है, आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल है एंड आइसोचोरिक है। इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबिलिटी बड़ी दो कॉमन सी टर्म है जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, दो तरह के रिएक्शन या प्रोसेस होते हैं। एक वो जिसमें दो चीजें या कोई एक चीज किसी तीसरी चीज में कन्वर्ट होती है,
यानी कि A plus B is giving to you C, but the reverse is not possible, तो इस तरह के प्रोसेस और चेंज होते हैं, that is known as a iso रिवर्सिबल चेंज। तो यूं अगर ए और बी मिलकर आपको सी दे, लेकिन सी दोबारा वापस ना आपको ए और बी दे, यानी कि जो सी बने वो परमानेंट बने, ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि ए प्लस बी मिलकर आपको सी देते हैं, लेकिन सी जो है वो उसके बाद इक्वल चांसेस होते हैं कि दोबारा आपको ए और बी दे दे। तो लिहाजा जो सी है दैट इज जो सी आपको मिल रहा है वो प्रोडक्ट है, और लेकिन दोबारा वो रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करते हुए आपको ए प्लस बी भी दे दे। तो लिहाजा इस तरह के जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है, एवरीबॉडी नोज। क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उसमें जिस तरह आपको ए और बी मिलकर सी दे रहे हैं, इसी तरह सी जो है वो आपको दोबारा वापस ए और बी देना शुरू कर दे उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से सी बन रहा है, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो बज़ाहिर क्या हो रहा होता है कि ए प्लस बी मिलकर आपको सी दे रहे हैं, और आप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सी, बट एट द सेम टाइम and with the same rate as we see is forming, C is also decomposing to give you back A and B। तो जब ये इस तरह हो जाए कि जितना C बन रहा है उतना ही C डीकम्पोज भी हो रहा है, यानी कि A और B जितने डीकम्पोज हो रहे हैं उतने A और B बन भी रहे हैं, तो यूं एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम में जो नेट फॉर्मेशन ऑफ C है या नेट डीकम्पोजिशन ऑफ A B है वो तो जीरो होती है, लेकिन जो प्रोसेस है वो दोनों साइडों पे चल रहा होता है। तो लिहाजा ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसी तरह स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी जब भी एक मटेरियल होता है उसके पास डिफरेंट एनर्जीज के ऑप्शंस होते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह की एनर्जी को एक्वायर कर सकता है। अब इनमें से जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसको हम स्टेबल स्टेट बोलते हैं, स्टेबल पोजीशन बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नीचे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम एक बड़ी ही बेस्ट प्रेजेंटेशन है स्टेबिलिटी और मेटा स्टेबल चीजों को समझाने के लिए। आप देख रहे हैं कि जो तीन ब्लैक बॉल्स हैं जो मेटा स्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से लेबल किए हुए हैं। मेटा स्टेबल एक स्टेबल पोजीशन होती है, इसका चेंज होना कदरे मुश्किल होता है, लेकिन ये इससे ज्यादा स्टेबल और की पोजीशन मुमकिन होती है। आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे बॉल है उसकी एनर्जी एक्सट्रीम लेफ्ट वाले बॉल की निस्बत कम है, तो इसका मतलब है कि जो राइट वाली पोजीशन है दैट इज द मोस्ट स्टेबल। इस स्टेट में जब कोई पार्टिकल होगा तो उसका किसी भी दूसरी स्टेट में जाना मुश्किल होगा, तो लिहाजा ये दैट इज द मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि एक्सट्रीम लेफ्ट में आप जब मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें स्टेबल है, उसका यहाँ पे वो काफी देर तक स्टे करेगा, लेकिन उसके बाद एक और ऑप्शन है कि वो इससे भी ज्यादा कम एनर्जी वाले पोजीशन में चला जाए। तो लिहाजा ऐसी जो स्टेज होंगी उनको हम मेटा स्टेबल पोजीशन बोलेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट लॉज की। इन थर्मोडायनेमिक्स देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आमतौर पे हम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मुख्तलिफ लॉज हैं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? If two systems are if two systems are in thermal equilibrium with each other, if two systems are each in thermal equilibrium with the third, they are also in thermal equilibrium with each other। मसलन आपके पास दो सिस्टम है A and C, they both are in thermal equilibrium with B। तो इसका मतलब ये है कि ए और सी जो हैं ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं इफ ए एंड इक्वल टू बी का मतलब है इफ ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, तो इट मींस देन ए इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसा कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा हिंट दिया कि इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है।
अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब ये होगा कि ए का टेम्परेचर है लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का टेम्परेचर है लेट्स सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या करते हैं, आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट करते हैं। इन कॉन्टैक्ट करने का मतलब है कि अब इन हीट इनमें से एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। तो क्या होगा, अगर ए का टेम्परेचर लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बी में से हीट फ्लो करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स ए। और एक वक्त आएगा कि ए और बी का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे और अब जितनी हीट ए से बी में या बी से ए में जाएगी उतनी ही हीट रिवर्स भी होगी। मतलब पहले जब बी का टेम्परेचर 20 था और ए का 10 था, तो सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही थी बी टू ए। लेकिन एक खास वक्त के बाद दोनों जब सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे, तो अब जितनी हीट बी से ए में जाएगी उतनी ही हीट ए से बी में भी आएगी। तो लिहाजा थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दो बॉडीज हैं ए एंड बी, वो थर्मली इन कॉन्टैक्ट भी हैं, लेकिन उनके दरमियान किसी किस्म का नेट हीट फ्लो नहीं हो रहा। अगर ए से बी में एक हाफ अमाउंट ऑफ हीट जा रही है, तो उतनी हीट बी से ए में भी आ रही है, नेट फ्लो इज जीरो। तो वो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फ्लो ऑफ हीट इवन देन दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज जीरो। तो लिहाजा अब अगर ए और बी इनका थर्मल इक्विलिब्रियम है, इनके दरमियान नेट हीट फ्लो जीरो है और बी सी के दरमियान नेट हीट फ्लो जीरो है, तो डेफिनेटली ए और सी जो है इनके दरमियान भी जो हीट फ्लो है वो जीरो होगा। दैट इज द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अका द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। द नेट चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द हीट दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि यूं कह लें कि अगर आप किसी सिस्टम में इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी वो कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि नेट चेंज, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक हाफ अमाउंट ऑफ हीट है, तो उसको आप या तो वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी मुमकिन है कि आपके पास जो एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाएं और कुछ हिस्सा हम वर्क डन में इस्तेमाल कर लें। तो लिहाजा जो टोटल हीट कंटेंट्स हैं उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, ना कमी होगी ना ही ज्यादती होगी ना बढ़ेगी। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी की फॉर्म है दैट वुड बी चेंज। तो लिहाजा इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आल्सो नेम्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन में कितनी कन्वर्ट हो रही है, वो हीट में कितनी कन्वर्ट हो रही है। सो जो ये जो पिछली साइड में वर्क डन है दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और ये इसको मुख्तलिफ अंदाज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क इज डन इज ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या है, इस हिसाब से जो वर्क डन है इनकी जो डायमेंशन है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज बच्चे इसको यहीं तक रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आगे चलकर हम चीजें आगे लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऑनलाइन आई कैन अंडरस्टैंड ये चीज़ें सब पढ़ना चीज़ें करना थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं साथ साथ लेकर चलूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसे देखिएगा सुनिएगा, जब मर्जी आप इसको देख सकते हैं सुन सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई क्वेश्चंस हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी ऑलरेडी क्रिएट मैं कर चुका हूँ आपकी क्लास के साथ। उसी में ये इसका मैं लिंक भी शेयर करूंगा, आप सुनिएगा, देखिएगा वीडियो ये। और अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल है, कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन स्ट्रेट वे कॉल मी, यू कैन स्ट्रेट वे व्हाट्सएप मी, मुझसे सवाल पूछें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साथ लेके चलूँ, चीज़ें आपको समझ आए। और जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाला मामला जो है वो ये इसकी वजह से आपको कुछ समझने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कोई दुश्वारी ना आए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप बस जो चीज़ें मैं शेयर करूँ उसे अच्छी तरीके से सुनिएगा, पढ़िएगा, बगैर किसी देखते जाइएगा, साथ साथ करते जाइएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ले जी, फिर इंशाल्लाह बाकी फिर करेंगे। इसको अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।